हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी अब आने वाला है, तो उसी की तैयारी के क्रम में हम लोग आज बायोलॉजी के एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। अनसॉल्व पेपर बायोलॉजी सेट 1 2024 348 GG। तो चलिए इस मॉडल पेपर को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये पूरा मॉडल पेपर है, इस पूरे मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने में फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज इस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल पेपर बायोलॉजी में सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहले उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि टैपिटम परत का कार्य होता है। टैपिटम परत का कार्य होता है, ये पूछ रहा है। तो टैपिटम परत जो होता है वो पराग कणों का पोषण करने का काम करती है। यानी टैपिटम का मतलब होता है कि जो परागकोश होता है, ठीक है ना, उसके अंदर का जो लेयर होता है, जैसे सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर एंडोमेट्रियम होता है, उसके बाद से मध्य त्वचा होता है, ठीक है ना, उसके बाद से ये होता है टैपिटम की लेयर, इसके अंदर परागकण भरे होते हैं। तो ये जो टैपिटम होता है ये परागकणों का पोषण करने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। चलिए इसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्न में कौन एक अपराधारी है। अपराधारी का मतलब होता है कि जो मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको अपघटित करते हैं, तो उसको अपराधारी कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है केचुआ, पक्षी, मेढक और हाथी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केचुआ एक अपराधारी होता है, क्योंकि केचुआ मिट्टी में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है और उसको ह्यूमस बनाने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला केचुआ सही होगा। चलिए इसके बाद से आते हैं सेकंड के बाद थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ग पे। डेंगू, क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू, जिसको हड्डी तोड़ भी कहा जाता है, बुखार का वाहक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, एडीज। एडीज मच्छर जो होता है वो डेंगू बुखार का वाहक होता है। चलिए अब इसके बाद आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज और लाइगेज एंजाइम। तो कह रहा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड एंडोन्यूक्लिएज होगा। एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम होता है ये डीएनए को विशिष्ट जगह से काटता है। उसमें एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। वो डीएनए को विशिष्ट जगह से काटने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड एंडोन्यूक्लिएज सही होगा। चलिए अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न के बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो चलिए इनको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं 1 नंबर के होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये छोटे में इनका आंसर देना होता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे के क में कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका के नाम लिखिए। यानी ऐसी कोशिकाओं को बताना है जो शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है। तो शुक्राणुओं को पोषण देने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिकाओं को टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिकाएं होती हैं उसको बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। यही कोशिकाओं को, स्पर्म्स को पोषण देने का काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा सर्टोली कोशिकाएं। चलिए इसके बाद से कह रहा है कि एमटीपी और जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। तो एमटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे और ZIFT का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसी तरह से जिफ्ट का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका फुल फॉर्म होता है, जेड से होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी अबॉर्ट कर दिया जाता है। और जिफ्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट को, यानी या तो एग को या स्पर्म्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसको जिफ्ट कहा जाता है। तो एमटीपी का फुल फॉर्म हुआ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और जिफ्ट का फुल फॉर्म हुआ जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ग। और क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकता की इकाई है। तो आनुवंशिकता की इकाई जीन होती है। जीन ही आनुवंशिकता का वो सबसे छोटा पार्ट होता है जो कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र करता है, यानी माँ बाप के लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम जीन करते हैं। तो इसीलिए आनुवंशिकता की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन होती है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक कूट में कितने प्रकूट यानी कोडॉन होते हैं, कोडॉन त्रिक होते हैं। तो आनुवंशिक कूट में कुल 64 कोडॉन होते हैं। 64 कोडॉन क्यों होते हैं? क्योंकि कुल जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो 4 होते हैं और ये 3 के पेयर में हो सकते हैं, यानी 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आते हैं 64 कोडॉन। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वाहित मल क्या होता है। वाहित मल का होता है कि घर से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ यदि जल के साथ बहते हुए जा रहा है तो उसी जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थों को, मल मूत्र को वाहित मल कहा जाता है। यानी घर से निकला हुआ कोई भी अपशिष्ट मल मूत्र सहित यदि जल के साथ बहते हुए जा रहा है तो उसको वाहित मल कहा जाता है। तो इस उत्तर में आपको यही लिख देना है कि वाहित मल क्या होता है। तो इसका उत्तर ये होगा कि घर से निकले हुए घरेलू अपशिष्ट पदार्थ और उसके साथ मल मूत्र यदि जल के साथ बह रहा है तो उसको ही वाहित मल कहा जाता है। चलिए इन अति लघु त्रिप्रश्नों के बाद अब आते हैं लघु त्रिप्रश्न फर्स्ट। लघु त्रिप्रश्न फर्स्ट, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अफीम क्या है या किस पौधे से प्राप्त होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम नशीले पदार्थ होते हैं, तो उसी में से एक नशीला अफीम एक मादक एल्केलॉइड पदार्थ होता है। अफीम एक मादक एल्केलॉइड पदार्थ है जो कह रहा है कि यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो यह पैपेवर सोमनिफेरम नामक पौधे के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अफीम क्या है। तो अफीम एक मादक एल्केलॉइड पदार्थ है, यानी एक नशीला पदार्थ है जो एल्केलॉइड होता है, और पूछ रहा है कि यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो अफीम जो होता है वो एक पैपेवर सोमनिफेरम नाम का पौधा होता है, उसके लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आनुवंशिक रोग कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो हमको केवल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या को बताना है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, यानी जो नॉर्मल गुणसूत्र होते हैं 46, उससे एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है। और
इसके अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या 44 जो ऑटोसोम्स होते हैं और इसके साथ साथ XXY गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से इसमें टोटल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसी तरह से टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें गुणसूत्र जो 46 होने चाहिए नॉर्मली, उससे एक गुणसूत्र कम हो जाता है 45। तो गुणसूत्रों की संख्या टोटल 44 जो ऑटोसोम्स होते हैं और एक X, और यहाँ पर X या Y की जगह पे 0 बना दिया जाता है। तो इस तरह से जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 यानी 44 प्लस X, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 यानी 44 प्लस XXY हो जाता है। और इस वजह से एक गुणसूत्र बढ़ने या घटने से उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे इस फिगर में आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिखाया जा रहा है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मनुष्य में एक एक्स्ट्रा Y गुणसूत्र या एक एक्स्ट्रा X गुणसूत्र बढ़ जाता है। इस वजह से इसका जो पूरी बॉडी होगी वो पुरुष की होती है, लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा X गुणसूत्र होने के कारण इसके अंदर फीमेल्स के भी कैरेक्टर आ जाते हैं। और इसी तरह से टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें ये जनरली ये फीमेल्स होती हैं, यानी इसमें केवल X गुणसूत्र होता है और एक दूसरे X गुणसूत्र की कमी होती है। तो इस वजह से इसके अंदर पूरे के पूरे फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो खैर इस क्वेश्चन में इनके गुणों के बारे में नहीं बताना है, बस इनमें गुणसूत्रों की संख्या बतानी थी। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्र 47 यानी 44 प्लस XXY, और टर्नर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्र 45 यानी 44 प्लस X होते हैं। चलिए, उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं 3 के ग पे। 3 का ग क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो हमको बीमारियों से बचाता है। यदि हमारे अंदर कोई भी रोगाणु या कोई भी एंटीजन एंटर कर जाता है तो ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उनसे लड़ करके हमको उससे बचाने का काम करता है। तो इसी को प्रतिरक्षा कहा जाता है। पूछ रहा है कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली है सहज प्रतिरक्षा और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। अब जानते हैं कि सहज प्रतिरक्षा क्या होती है। तो सहज प्रतिरक्षा जो होती है यह शरीर की एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। अविशिष्ट प्रतिरक्षा क्षमता है जो जन्म के साथ से हम सभी में उपस्थित होती है। यानी जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में ये सहज प्रतिरक्षा पहले से ही डेवलप रहती है। यह प्रतिरक्षा बाहरी रोगाणु को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। यानी कोई भी बाहर का बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी रोगाणु अगर हमारे अंदर प्रवेश करता है तो ये जो सहज प्रतिरक्षा है ये उसको रोकने का काम करती है। और ये 2 विभिन्न स्तरों पर काम करती है, जिसमें से पहला होता है शारीरिक अवरोध और दूसरा होता है रासायनिक अवरोध या कायिकी अवरोध। तो शारीरिक अवरोध का मतलब होता है कि बॉडी में, शरीर में कुछ ऐसे लेयर्स होते हैं जो उन बैक्टीरिया, वायरस को या एंटीजेंस को रोकने का काम करते हैं। जैसे शारीरिक अवरोध में त्वचा द्वारा, यानी हमारे बॉडी की जो स्किन होती है ये सीधे हमारे शरीर में किसी बैक्टीरिया या वायरस को एंटर करने से रोक देती है, तो त्वचा द्वारा। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा, हमारे नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या हमारी आहार नाल में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे नाक के रास्ते से या हमारे मुंह के रास्ते से एंटर करता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन में वो बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। इसी के अलावा आहार नाल की म्यूकस मेम्ब्रेन भी हमको उन बैक्टीरिया वायरस से बचाती है। इसके अलावा श्वसन पथों की म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा या नेत्र की जो कॉर्निया होती है ये भी हमको एक शारीरिक अवरोध का काम करती है, जो सीधे बैक्टीरिया या वायरस को हमारे शरीर में एंटर करने से रोकती है। तो ये शारीरिक अवरोध में आते हैं। इसी तरह से एक होता है रासायनिक या कायिकी अवरोध, यानी इसमें हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ करके उनको मारने का काम करते हैं। जैसे हमारे त्वचा में, स्किन में तेल और स्वेद होता है, यानी हमारे स्किन से तेल निकलता है और स्वेद यानी पसीना निकलता है। तो इस पसीने में भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको लाइसोजाइम कहा जाता है, वो उन बैक्टीरिया या वायरस से लड़ करके उनको मार देते हैं। इसी प्रकार से स्वेद और लार में भी लाइसोजाइम पाए जाते हैं जो उन बैक्टीरिया या वायरस से लड़ करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरह से हमारे आमाशय में HCl होता है
वो भी उन बैक्टीरिया वायरस को मारता है। हमारा पित्त रस होता है, हमारा नासा स्राव का जो लाइसोजाइम होता है, ये भी बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है। कान से हमारे सेरुमैन निकलता है, वो भी हमारे अंदर किसी भी बैक्टीरिया वायरस को जो एंटर कर रहे हैं उनको मार देता है। इसके अलावा जो वेजाइनल स्राव होता है उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में यदि कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो उनसे लड़ करके उनको मारने का काम करते हैं। तो ये सारे रासायनिक या कायिकी अवरोध में आते हैं, और ये दोनों शारीरिक अवरोध और रासायनिक अवरोध ये सहज प्रतिरक्षा में आते हैं जो हमको जन्म से ही प्राप्त होते हैं। तो ये होता है सहज प्रतिरक्षा। दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। यह जो प्रतिरक्षा होती है एक विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। देखिए, सहज प्रतिरक्षा एक अविशिष्ट होती है, यानी नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा जो है एक विशिष्ट प्रतिरक्षा यानी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इसमें प्रत्येक प्रकार के रोगाणु, विषाणु या उनसे उत्पन्न एंटीजन को अलग अलग पहचान करके उनको नष्ट करने के लिए विशेष पदार्थ का उपयोग होता है। यानी हमारे शरीर में जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, यानी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस अगर हमारे अंदर एंटर करते हैं तो उनको वो पहचान करके उनसे लड़ करके उनको मार देती हैं। तो इसको उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा दो स्तर प्रकार करती है। पहली होती है तरल प्रतिरक्षा, यानी हमारे बॉडी में कुछ लिक्विड की तरह से चीज़ें होती हैं जैसे एंटीबॉडीज़, ये हमारे शरीर में उपार्जित प्रतिरक्षा का काम करती हैं। और दूसरी होती हैं कोशिकीय प्रतिरक्षा, यानी हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं जैसे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये कोशिकाएं जो हैं किसी भी एंटीजन जैसे बैक्टीरिया या वायरस को अगर हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं तो उनसे लड़ करके उनको मार के ख़त्म कर देती हैं, उनको खा जाती हैं। तो इस तरह से जो प्रतिरक्षा होता है वो दो प्रकार का होता है। सहज प्रतिरक्षा जो अविशिष्ट होता है, हमको जन्म से प्राप्त होता है, और एक उपार्जित प्रतिरक्षा होती है जो जन्म के बाद हमारे शरीर में एंटर करती है, डेवलप करती है। तो इस तरह से प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिजैविक क्या है, कि इन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इसी को प्रतिजैविक कहा जाता है। प्रतिजैविक अगर हम एंटीबायोटिक शब्द का संधि विच्छेद करें तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक या बायो का मतलब होता है लिविंग्स, यानी लिविंग्स के अगेंस्ट काम करने वाला। या यदि हम इसको प्रतिजैविक के रूप में समझें तो प्रति का मतलब होता है विरोध में, विरोध में, और जैविक का मतलब होता है जीव, जीव। यानी प्रतिजैविक का मतलब होता है जीवों के विरोध में, या एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट लिविंग। यानी पूछ रहा है कि प्रतिजैविक क्या होता है, तो इसकी परिभाषा ये होती है कि प्रतिजैविक कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के अगेंस्ट यानी सूक्ष्म जीवों के विपरीत काम करते हैं और सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करते हों उनको प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। ये एंटीबायोटिक जो होते हैं ये लिविंग बीइंग्स के बॉडी से ही प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक प्राप्त किया गया था उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था। एक पेनिसिलियम नामक कवक था, उससे उन्होंने पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक बनाई थी। इसमें एक और आगे पूछ रहा है कि किन दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। तो पहला जो सूक्ष्म जीव है वो है पेनिसिलियम, ये कवक होता है जिससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई गई थी। और एक और होता है क्लेविसेप्स, ये भी एक सूक्ष्म जीव होता है जिसकी सहायता से हम एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, हम एंटीबायोटिक बनाते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन के आंसर आप समझ गए होंगे कि प्रतिजैविक क्या है। तो प्रतिजैविक कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों से प्राप्त होते हैं और किसी दूसरे जीव यानी सूक्ष्म जीवों को मारने में उनका हम हेल्प लेते हैं, तो उनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है, प्रतिजैविक कहा जाता है। और दो जीवों के नाम बताने थे सूक्ष्म जीवों के जिनसे बनते हैं प्रतिजैविक, तो एक का नाम है पेनिसिलियम और दूसरे का नाम है क्लेविसेप्स। चलिए अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। यानी वन्य जीव का मतलब होता है कि वनों में रहने वाले जीव
जिसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं और जंतु भी आ जाते हैं। यानी ऐसे कोई भी जीव जो जंगल में या वनों में पाए जाते हैं उनको वन्य जीव कहा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण यानी उन वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं। वन्य जीव के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं। जैसे पहला, भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवन परिषद यानी IVWL 1949 में इसकी स्थापना की थी। और इस IVWL का उद्देश्य ये था कि पूरे भारत में जितने भी वन्य जीव हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बचाया जाए। उसके लिए वो तमाम तरह के कार्यक्रम चलाते हैं और तमाम तरह के नियम बनाने का काम करता है ये IVWL। इसी तरह से वन्य जीवों को बचाने के लिए सन 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो 1972 में बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो इस नियम में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन एक जनरल नियम ये है कि यदि आप कोई भी वाइल्ड लाइफ को नुकसान करते हैं या उसको मारते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट जो भी जुर्माना होगा या जो भी सज़ा होगी वो आपको दी जाएगी। तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया कि कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य जो है वो जीवों को नुकसान न करे, जीवों को न मारे। तो इसी तरह से भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक। यानी हर साल 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इस वन्य जीव सप्ताह मनाने का उद्देश्य ये होता है कि लोग इसके प्रति, वन्य जीव के प्रति, वन्य जीव के संरक्षण के प्रति जागरूक हों, कैसे उनको नुकसान पहुंच रहा है इसके बारे में समझें, उनको बचाने की कोशिश करें। तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसी तरह से भारतीय संविधान में वन्य जीवों का शिकार करना प्रतिबंधित है। यानी भारत का जो संविधान है उस संविधान में भारत सरकार के द्वारा ये रूल लगाया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकता है, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इसी तरह से अगला जो है भारत सरकार का एक काम कि संकटग्रस्त जातियों को मारना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यानी जो भी जातियां संकट में हैं, संकटग्रस्त जातियां हैं, उनको मारना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसी तरह से एक और ये है भारत सरकार का कार्य कि वन्य जंतुओं से प्राप्त पदार्थों का व्यापार करना, निर्यात करना पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यानी किसी भी वन्य जीव के किसी भी पदार्थ को न तो आप किसी देश से आयात कर सकते हैं, न तो किसी देश को निर्यात कर सकते हैं, और न ही उसका व्यापार किया जा सकता है। इसी तरह से एक और काम ये है कि देश में अनेक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सैंक्चुरीज आदि बनाई गई हैं, जिसमें वन्य जीवों को रख करके उनको संरक्षित किया जाता है, उनको बचाया जाता है। इसी तरह से एक और कार्य है कि जंगलों को अनावश्यक रूप से काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यानी जंगलों में किसी भी पेड़ों को आप अनावश्यक रूप से नहीं काट सकते हैं, इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक और कार्य है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WLII 1982 में बनाया गया है भारत सरकार के योगदान से ही, जो वन्य जीवों के संरक्षण पर काम करता है। इसी तरह से अनेकों जंतुओं को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट चला करके भारत सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को समझाया जाता है कि भाई इसको बचाया जाए, इसको बचाने से हमको फ़ायदा होगा, और यदि ये विलुप्त हो जाते हैं तो इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा अनेकों जानवरों को, अनेकों जंतु को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए। जैसे सबसे कॉमन है प्रोजेक्ट टाइगर, जो लगभग 1972 के समय चलाया गया था, और इस प्रोजेक्ट टाइगर से ही टाइगर्स के जो नंबर्स हैं भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। तो भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये हम सभी लोगों ने आपने जान लिया। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं लघु त्रिप सेकंड, और इसका पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चलिए जानते हैं कि शारीरिक रोध क्या होता है। शारीरिक रोध का मतलब होता है कि ये एक ऐसी सहज प्रतिरक्षा होती है जो हमारे शरीर में एक पहले से ही हमारे शरीर में वो उपस्थित होती हैं और किसी भी बैक्टीरिया वायरस को एंटर करने से रोकने का काम करती है। तो इस प्रकार की रुकावट को ही शारीरिक रोध कहा जाता है, जो हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा का काम करती है।
जैसे त्वचा द्वारा, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि त्वचा जो होती है हमारे शरीर में एक बैरियर का काम करती है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस को सीधे हमारे बॉडी में एंटर करने से हमारी स्किन रोक देती है। तो त्वचा द्वारा भी शारीरिक रोध होता है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे नाक में या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन अगर कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर रहा होता है तो वो उस म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं और एंटर हमारे शरीर में नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से आहार नाल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये भी हमारे शरीर में अगर मुंह के रास्ते से कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर कर रहा है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे चिपक करके और आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी तरह से हमारे श्वसन पथों की म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा, यानी हमारे नाक के रास्ते से अगर कोई श्वसन रास्तों से हमारे अंदर एंटर कर रहा है बैक्टीरिया, तो वो उस म्यूकस मेम्ब्रेन पे चिपक के रुक जाता है। इसी तरह से नेत्र के कॉर्निया, यानी हमारी आंखों की जो कॉर्निया होता है उस पर जो जमा बैक्टीरिया होते हैं वो आंसुओं के साथ बाहर निकल जाते हैं। यानी हमारी कॉर्निया जो होती है वो भी बैक्टीरिया को रोक देती है और फिर बाद में आंसुओं के साथ वो बह करके बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे हमारे बॉडी में शारीरिक रोध का काम करते हैं, जो सीधे बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं। चलिए, इसके बाद कह रहा था कि कोशिकीय रोध क्या होता है। तो आप जानते हैं कोशिकीय रोध। कोशिकीय रोध का मतलब होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं, कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो उन बैक्टीरिया वायरस से लड़ती हैं, जो हमारे शरीर में घुस करके और हमको बीमार करने का काम कर सकती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं और बैक्टीरिया वायरस से लड़ती हैं, उनको कोशिकीय रोध कहा जाता है। ये भी कई तरह की हो सकती हैं, जैसे WBC। हमारे बॉडी में ढेर सारे WBC हैं। इन WBC को हमारे बॉडी के लिए सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ये सैनिक का काम करती हैं। यदि कोई भी दुश्मन, कोई भी सूक्ष्म जीव जो हमको बीमार कर सकता हो हमारे अंदर एंटर करता है, तो ये WBC उनसे लड़ते हैं। इसी तरह से मोनोसाइट, ये भी कोशिकाएँ होती हैं WBC की ही, ये भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती हैं। इसी तरह से लिम्फोसाइट, ये भी WBC होती हैं विशेष प्रकार की, जिसमें B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट्स आती हैं। इसी लिम्फोसाइट में B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट आती हैं, जो कोशिकीय रोध का काम करती हैं और बैक्टीरिया वायरस को खा करके उनको ख़त्म कर देती हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में कुछ मैक्रोफेजेस कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे हमारे लीवर यानी यकृत की कुफ्फर कोशिकाएं और फेफड़ों में पाई जाने वाली एल्वियोलर मैक्रोफेज। तो हमारे लीवर में पाई जाने वाली कुफ्फर कोशिकाएं, कुफ्फर सेल्स, और हमारी फेफड़ों में पाई जाने वाली एल्वियोलर मैक्रोफेजेज। तो ये कुफ्फर कोशिकाएं क्या करती हैं, यदि हमारे लीवर में कोई पहुंच गया है बैक्टीरिया, कोई वायरस, तो ये कुफ्फर कोशिकाएं उनको खा करके उनको ख़त्म कर देती हैं। इसी तरह से यदि हमारे श्वसन पथों के रास्ते से होते हुए कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे फेफड़ों में चला गया है, तो जो एल्वियोलाई में जो मैक्रोफेज होते हैं वो उनको खा के ख़त्म कर देती हैं। तो इस तरह से क्योंकि ये कोशिकाएं होती हैं जो हमारे बैक्टीरिया वायरस को मारती हैं हमारे बॉडी की, तो इसीलिए इनको कोशिकीय रोध कहा जाता है। और ये सारी हमारे बॉडी में शारीरिक रोध का काम करते हैं। त्वचा, म्यूकस मेम्ब्रेन, आहार नाल की म्यूकस मेम्ब्रेन, श्वसन पथों की म्यूकस मेम्ब्रेन और नेत्र के कॉर्निया। चलिए, उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करके लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है कि विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेंडल ने आनुवंशिकता के कुल 3 नियम दिए हुए हैं, जिसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो उन तीनों नियमों में से एक नियम को पूछा जा रहा है आपसे कि विसंयोजन का नियम क्या होता है। इसी को हम लोग पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। इसी को पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। पृथक्करण का नियम या इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसी को विसंयोजन का भी नियम कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये नियम क्या कहता है। मेंडल के जो पहला नियम है प्रभाविता के नियम, वो एक संकर संकरण पर आधारित था, और इसी प्रकार से मेंडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, ये भी एक संकर संकरण पर आधारित था। तो इस नियम के अनुसार यानी विसंयोजन के नियम के अनुसार यदि हम किसी भी जीव के 2 विपर्यासी लक्षणों के
यानी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच अगर हम संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु यदि उन प्रथम पीढ़ी के किसी भी दो पौधों के बीच में फिर से अगर हम संकरण कराएं और द्वितीय पीढ़ी पैदा करें तो हम देखते हैं कि उनके जो युग्मक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं, और इसी वजह से इसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं कि प्रथम पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण साथ साथ थे, लेकिन प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब युग्मक बनते हैं तो प्रभावी लक्षण अलग हो जाते हैं और अप्रभावी लक्षण अलग हो जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में यानी पूरी एक पीढ़ी में साथ साथ रहते हुए भी उन लक्षणों में कोई भी मिलावट नहीं हो पाती है, तो इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। जैसे इसको जानने की कोशिश करते हैं, जैसे एक हम प्रभावी लक्षण ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं अप्रभावी लक्षण। जैसे लंबा गुण ले लेते हैं और इधर इसका अलग विपर्यासी लक्षण बौनापन वाला गुण ले लेते हैं। इन दो पौधों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे का जो होता है जीन वो टी होता है, स्मॉल कैपिटल टी, इसका होता है स्मॉल टी। ये हैं जनक पौधे। अब इन जनक पौधों के जब युग्मक बनेंगे इनके युग्मक अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी, इसके भी युग्मक अलग हो जाएंगे, स्मॉल टी। अब इनकी जब F1 पीढ़ी जनरेट होगी, F1 पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन, तो एक युग्मक हम मान लेते हैं कि ये नर है, ये मादा है, तो एक युग्मक नर से एक युग्मक मादा से आएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक नर से एक मादा से, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक नर से एक मादा से, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक नर से एक मादा से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। प्रभावी लक्षण यानी लंबे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इन चारों पौधों में से किसी भी दो पौधों के बीच में अगर हम संकरण दोबारा कराते हैं, जैसे मान लेते हैं हम इस पौधे के बीच में फिर से संकरण कराते हैं, तो इनके युग्मक जो होंगे, इसके युग्मक एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, इसका भी एक कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब इनकी जब हम द्वितीय पीढ़ी पैदा करते हैं, F2 पीढ़ी सेकंड जनरेशन, तो फिर एक नर एक मादा से, कैपिटल टी, एक नर से एक मादा से, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक नर से एक मादा से, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक नर से एक मादा से, स्मॉल टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो तीन पौधे हैं, ये हैं लंबे, तीन पौधे हैं लंबे, और एक पौधा जो है ये है बौना। यानी यहाँ पे जो फिनोटाइप अनुपात आता है वो 3:1 का आता है। ठीक है, यह है फिनोटाइप अनुपात। लेकिन यदि हम जीनोटाइप अनुपात देखें तो एक पौधा इसका शुद्ध है, दो पौधे इसके संकर लंबे हैं, और एक पौधा इसका शुद्ध बौना है। तो इसका जो जीनोटाइप अनुपात है वो है 1:2:1, और इसका जो फिनोटाइप अनुपात है वो है 3:1। तो इस विसंयोजन के नियम में हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या है। तो विसंयोजन का मतलब होता है कि यदि हम किसी भी दो विपर्यासी लक्षणों के बीच में, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच में यदि हम संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण वाले पौधे दिखाई देते हैं, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण साथ साथ रहते हुए भी अगली पीढ़ी में वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसको अलग होने की वजह से ही पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहा जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम इसलिए कहा जाता है कि प्रथम पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ साथ थे। पूरी एक पीढ़ी भर प्रभावी और प्रभावी लक्षण साथ साथ थे, लेकिन उनके गुणों में कोई भी मिलावट नहीं हो पाई। और जब अगली पीढ़ी बनती है और तो युग्मक का जब निर्माण होता है तो वो दोनों प्रभावी और अप्रभावी लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, एक लाइलाज रोग है। कैंसर एक अति पीड़ादायी व गंभीर रोग है जिससे लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष मरते हैं। यानी कैंसर एक बहुत ही पीड़ादायक, कष्ट देने वाला रोग है और आज की डेट में इसका कोई इलाज नहीं है। यानी ये लाइलाज बीमारी है जिससे लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष मरते हैं। कैंसर के कारण कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाती है तथा कोशिकाएं ट्यूमर बना लेती हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी में कहीं भी कोशिकाएं यदि अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन करने लगें तो धीरे धीरे उस कोशिकाओं के विभाजन की वजह से उस कोशिका के अंदर ढेर सारी कोशिकाएं बन जाती हैं और इन कोशिकाओं के समूह को ही ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है। ट्यूमर दो प्रकार की होती हैं, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। सुदम ट्यूमर का मतलब होता है कि ये ऐसी ट्यूमर्स होती हैं जो त्वचा के अंदर या एपिथेलियम कोशिकाओं के अंदर ही पैक होती हैं, यानी जहाँ पे जनरेट होती हैं वो वहीं पे उपस्थित रहती हैं, उसके अलावा वो और कहीं नहीं फैल पाती हैं। लेकिन जो दुर्दम ट्यूमर होता है ये ऐसा ट्यूमर होता है जो सेल इसकी सारी बॉडी में ब्लड के माध्यम से या किसी और तरीके से पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। तो इसी वजह से इसको दुर्दम ट्यूमर कहते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में फैल जाती है। और सुदम ट्यूमर जो होता है वो एक ही जगह पे उपस्थित होता है। तो कैंसर क्या होता है? तो कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, अति पीड़ादायी कष्टदायी एक बीमारी होती है जिसमें होता क्या है, कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन करती हैं और एक ट्यूमर का निर्माण कर लेती हैं जो सुदम और दुर्दम ट्यूमर के रूप में पाया जाता है। इसके बाद पूछ रहा है कि इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैंसर का बचाव क्या है, कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं। तो कैंसर के बचाव के कई तरीके हैं। कुछ मुख्य जो तरीके हैं वो ये हैं कि हमको स्मोकिंग से बचना चाहिए, यानी धूम्रपान से बचना चाहिए। इसके अलावा तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, गुटखे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शराब का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें हानिकारक रसायन अगर कहीं से निकल रहे हैं तो उसकी रेंज में नहीं जाना चाहिए। हानिकारक जो गैस निकल रही हैं उनके रेंज में नहीं जाना चाहिए, या हानिकारक पदार्थ जो होते हैं रासायनिक केमिकल्स से बने हुए उनको नहीं खाना चाहिए। तो इसके बचाव के बहुत सारे तरीके हैं। अब आते हैं इसके उपचार पे। तो कैंसर का, जैसा कि अभी हमने बताया कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, यानी इसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी उपचार नहीं है। लेकिन यदि कैंसर शुरुआती स्टेज में है तो इसके लिए कुछ कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की जाती है। तो उस कीमोथेरेपी से क्या होता है कि वो जो सेल जो ट्यूमर बन चुकी हैं उस ट्यूमर की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, या अगर ऑपरेशन करने लायक हो तो ऑपरेट करके उस ऑर्गन को या उस ट्यूमर्स को निकाला जा सकता है। तो इस वजह से इसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन यदि शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर है तो उसको ऑपरेशन के द्वारा या कीमोथेरेपी के द्वारा उसकी सेल को डैमेज कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से कैंसर का कुछ उपचार भी है संभव, लेकिन यदि कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच गई है तो उसका कोई उपचार नहीं है, उसको कोई नहीं बचा पाएगा, उसकी कोई दवाई नहीं बनी है। चलिए, उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। संकरण या एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं? जब एक जोड़े विप्रयासी लक्षणों को लेकर के संकरण की प्रक्रिया कराई जाती है तो उसको एक संकर संकरण कहा जाता है। और यदि दो जोड़ी विप्रयासी लक्षणों को लेकर के संकरण की प्रक्रिया कराई जाती है तो उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। इसमें एक शब्द दिया हुआ है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि यदि किसी भी संतति के पौधे का यदि अप्रभावी लक्षण वाले से हम क्रॉस कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि किसी भी संतान का यदि हम संकरण उसके जनक वाले अप्रभावी पौधे से कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो हमको एक संकर टेस्ट क्रॉस और द्विसंकर टेस्ट क्रॉस के बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है कि ये क्या होते हैं। तो इन दोनों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहले जानते हैं कि एक संकर संकरण क्या होता है। जैसे एक संकर संकरण का मतलब होता है कि जैसे हम लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ यदि हम संकरण कराते हैं, ठीक है, जैसे ये टी स्मॉल टी, ये हो गए जनक, ये हो गए युग्मक।
तो युग्मक इसके कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इसकी जब F1 पीढ़ी को हम जनरेट करेंगे तो F1 पीढ़ी कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यानी सारे पौधे जो होंगे वो प्रभावी लक्षण वाले होंगे, यानी सभी लंबे पौधे होंगे। इनके बीच फिर से संकरण यदि हम कराते हैं तो इससे इनकी द्वितीय पीढ़ी पैदा होगी। जो युग्मक बनेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसके युग्मक ये बनेंगे। तो इनकी जब F2 पीढ़ी बनाएंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये हो गया एक संकर संकरण। ये एक संकर संकरण है, लेकिन एक संकर टेस्ट क्रॉस पूछा जाएगा। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि इसमें से किसी भी पौधे का, जैसे यदि हम कैपिटल टी, स्मॉल टी का संकरण यदि हम इसके अप्रभावी लक्षण वाले से करा देते हैं तो इनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी या इनका जो संकरण होगा उसी को एक संकर टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। चलिए, इसी प्रकार से होता है द्विसंकर संकरण। द्विसंकरण में क्या होता है, दो लक्षणों को एक साथ लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं मटर के पौधे में एक गोल और पीला लक्षण है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और इसका संकरण यदि हम झुर्रीदार और हरे से कराते हैं, झुर्रीदार और हरे से अगर हम कराते हैं, इसका स्मॉल आर, स्मॉल वाई होता है। तो इसके जो युग्मक बनेंगे ये जनक हैं, इसके जो युग्मक बनेंगे वो होंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसके स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। F1 पीढ़ी के पौधों में क्या होगा, तो F1 पीढ़ी में ये दोनों मिलेंगे, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी पौधे जो होंगे सभी पौधे गोल और पीले होंगे, क्योंकि गोल और पीला जो है ये हमारा प्रभावी लक्षण है। तो सभी पौधे गोल और पीले वाले होंगे। तो ये जो है हमारा एक द्विसंकर संकरण की कैटेगरी में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में द्विसंकर टेस्ट क्रॉस पूछ रहा है, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब होगा कि इनमें से किसी भी संतान, जैसे मान लेते हैं कि एक संतान है आर, वाई और फिर वाई, इसके संकरण को यदि हम इसके अप्रभावी लक्षण से करा देते हैं तो यहाँ पर जो संकरण की प्रक्रिया संपन्न होगी उसे ही द्विसंकर टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। तो द्विसंकर का मतलब होता है कि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, तो उसको द्विसंकर संकरण कहेंगे। और जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के संकरण की प्रक्रिया कराई जाती है तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। उम्मीद है इसका उत्तर आप कर लेंगे आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समजातता पर टिप्पणी लिखिए। समजातता पर टिप्पणी लिखिए। समजातता, तो समजातता की परिभाषा होती है कि जीवों में पाए जाने वाले ऐसे कोई भी अंग जिनकी आंतरिक संरचना या बनावट समान होती है परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं, तो उन अंगों को समजात अंग और इस गुण को समजातता कहा जाता है। यानी जीवों में पाए जाने वाले वे कोई भी अंग जिनकी आंतरिक बनावट, आंतरिक संरचना समान हो परंतु उनके कार्य अलग अलग हो, तो इस गुण को समजातता कहते हैं और उन अंगों को समजात अंग कहा जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में कहें तो घोड़े के अग्रपाद, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के अग्रपाद, मनुष्य के अग्रपाद, मेढक के अग्रपाद, पक्षी के अग्रपाद,
इन चारों को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम ये देखते हैं कि घोड़े के जो आगे के पैर होते हैं उनमें हड्डियों की जो बनावट होती है सेम होती है। मनुष्य के जो अग्रपाद होते हैं उसमें भी सेम हड्डियाँ होती हैं। मेढक के अग्रपाद में भी सेम हड्डियाँ और पक्षियों के भी अग्रपाद में सेम हड्डियाँ होती हैं। यानी उनके जो आगे के पैर होते हैं, पक्षियों के जो पंख बन गए उनमें भी हड्डियाँ समान होती हैं। मेढकों के भी आगे के पैर में, मनुष्य के भी हाथों में और घोड़े के अग्रपाद में जो हड्डियाँ होती हैं वो समान होती हैं, यानी उनकी आंतरिक संरचनाएँ समान होती हैं, परंतु इनके कार्य अलग अलग होते हैं। घोड़े के जो अग्रपाद हैं वो उसको दौड़ने में हेल्प करते हैं, तेज़ दौड़ने में हेल्प करते हैं। मनुष्य के जो अग्रपाद हैं वो उसको विभिन्न प्रकार के काम करने में हेल्प करते हैं। मेढक के जो अग्रपाद हैं वो जंप करने में यानी कूदने में हेल्प करते हैं, और जो पक्षी के अग्रपाद हैं उससे वो उड़ने का काम करते हैं। तो क्योंकि इनकी बनावट समान है परंतु इनके कार्य अलग अलग हैं, तो इसी अंगों को, इन प्रकार के अंगों को ही समजात अंग और इस प्रकार के गुण को समजातता कहा जाता है। चलिए, उम्मीद है इसका आंसर आप कर लेंगे आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए जानते हैं हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी बड़ी मेंडेलियन या आनुवंशिक आबादियों का जीन पूल तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन जैसे कारक उसे प्रभावित नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धांत के अनुसार कोई भी बड़ी आबादी में जो जीन पूल होता है वो जीन पूल तब तक मेंटेन रहता है, तब तक स्थायी रहता है जब तक कि उस पर कोई बड़े कारक उसको प्रभावित न कर दें, जैसे कि प्राकृतिक चयन न हो जाए या उत्परिवर्तन न हो जाए। इन जैसे कोई बड़े कारक अगर उसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो उसका जीन पूल मेंटेन रहता है। यही है हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत। अब जानते हैं कि हार्डी-वेनबर्ग संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हार्डी-वेनबर्ग के संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। उसमें पहला है प्राकृतिक चयन। यदि किसी आबादी में प्राकृतिक चयन हो जाए तो जो जीन पूल था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से यदि उत्परिवर्तन की प्रक्रिया हो जाती है तो उससे भी उस आबादी का जीन पूल डिस्टर्ब हो जाएगा। यदि जीन प्रवाह या पलायन यानी कुछ जीव वहाँ से कहीं और चले जाएं या कहीं और से कुछ जीव जो हैं उस आबादी के अंदर आ जाते हैं तो इससे भी हार्डी-वेनबर्ग संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसी तरह से यदि आनुवंशिक विचलन हो जाए तो इससे भी जीन पूल डिस्टर्ब हो जाएगा, या आनुवंशिक पुनर्संयोजन हो जाए यानी कुछ नए प्रकार के डीएनए, नए प्रकार के जीन्स बन जाएं तो इससे भी जीन पूल जो होगा उस आबादी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही है हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ग का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी, परागकोश तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांड के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। तो चलिए हम लोग परागकोश और बीजांड के बीच कोई 3 अंतर को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले परागकोश और बीजांड, ये परागकोश है, परागकोश और ये बीजांड, इसमें अंतर जानते हैं। तो पहला अंतर, परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है, यानी क्योंकि परागकोश जो होता है वो नर भाग होता है तो उसमें पराग कणों का निर्माण होता है। इसी तरह से बीजांड जो होता है उसमें अंडकोशिका का निर्माण होता है, यानी अंडे का निर्माण होता है। तो ये पहला अंतर हो गया कि परागकोश में पराग कण बनते हैं और बीजांड में अंडकोशिकाएं बनती हैं। दूसरा अंतर, परागकोश पुष्प के नर जनन अंग यानी पुंकेसर का भाग होता है, जबकि बीजांड जो होता है वो मादा अंग यानी भ्रूण कोश में पाया जाता है। इसी तरह से थर्ड अंतर ये होता है कि परागकोश में लघु बीजाणु जनन की क्रिया से लघु बीजाणु बनते हैं, लेकिन बीजांड में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस तरह से परागकोश और बीजांड के अंदर ये 3 अंतर हम लोगों ने देख लिए कि परागकोश और बीजांड में कुल मुख्य अंतर क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि ये तीनों अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समष्टि की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि समष्टि क्या होता है। समष्टि किसे कहते हैं? समष्टि माने पॉपुलेशन, जिसको एक और शब्द से यूज़ किया जाता है जिसका नाम है आबादी। समष्टि का मतलब होता है कि किसी एक भौगोलिक वातावरण में निवास करने वाले एक ही प्रकार के जीवों की जातियों को
उस जाति का समष्टि कहा जाता है। यानी किसी एक भौगोलिक वातावरण में एक जाति के कुल कितने जीव निवास करते हैं वो उसकी समष्टि या आबादी कहलाती है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि समष्टि के 3 विशेषताओं का भी उल्लेख करना है, व्याख्या करनी है। तो हम लोग समष्टि के कुछ विशेषताएं या गुण जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला गुण उसका जन्म दर, समष्टि का जन्म दर। इसकी परिभाषा होती है कि किसी इकाई समय में किसी जीव संख्या यानी आबादी के द्वारा उत्पन्न नए जीवों की संख्या को उस जीव की जन्म दर कहा जाता है, उस समष्टि का जन्म दर कहा जाता है। यानी एक इकाई समय में किसी भी समष्टि या आबादी में कुल कितने नए जीव पैदा होते हैं वो उसका जन्म दर कहलाता है। इसी प्रकार से एक होता है मृत्यु दर, यानी किसी इकाई समय में किसी आबादी में कितने जीव मर गए हैं, यानी मरे हुए जीवों की संख्या को उस आबादी का मृत्यु दर कहा जाता है। इसी प्रकार से एक और गुण होता है आयु वितरण। किसी आबादी में विभिन्न आयु वर्गों के जीवों की आपेक्षिक संख्या को आयु वितरण कहते हैं। इसी प्रकार से एक चौथा इसका गुण होता है समष्टि घनत्व, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जीवों की संख्या को उस समष्टि का समष्टि घनत्व कहते हैं। यानी एक इकाई क्षेत्रफल में या एक इकाई आयतन में किसी भी समष्टि के कुल कितने जीव निवास करते हैं वो उस समष्टि का समष्टि घनत्व कहलाता है। इसी प्रकार से एक और गुण होता है आयु पिरामिड। यह किसी आबादी में आयु वितरण को प्रदर्शित करता है, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के जीवों की संख्या को विभिन्न बार की चौड़ाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी भी समष्टि में जो अलग अलग आयु वर्ग के जीव होते हैं उनको अगर हम बार यानी पिरामिड के रूप में अगर हम उसको क्रम से रखें तो जिस संरचना का निर्माण होता है उसी को आयु पिरामिड कहा जाता है। इसी प्रकार से एक और गुण होता है समष्टि वृद्धि का। किसी भी जाति की समष्टि का आकार स्थिर नहीं होता है, यानी हर एक आबादी एक स्थिर गति से नहीं बढ़ती है, या तो वो आगे की तरफ गति करती है या तो वो पीछे की तरफ गति करती है। वह समय के साथ पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में परिवर्तित होता रहता है। अतः समष्टि एक गतिकीय इकाई है। समष्टि में जीवों की संख्या में वृद्धि समष्टि वृद्धि कहलाती है। तो ये हम लोगों ने समष्टि की कुछ विशेषताओं को जानने की कोशिश की। जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण, समष्टि घनत्व, आयु पिरामिड और समष्टि वृद्धि। उम्मीद है समष्टि और समष्टि की विशेषताओं को आप समझ पाए होंगे। अब इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। जीवन की उत्पत्ति, यानी जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग को बताना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत है। उस बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर यह बताया जाता है कि आकाशीय पिंड बहुत सारे थे जो आपस में टकराए, उनके टकराने से वो छोटे छोटे पार्ट्स में बट गए, और उन पार्ट्स में से एक पार्ट्स के द्वारा हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। उस सौरमंडल में हमारा सूर्य है, और उस सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो उसके ग्रह हैं वो भी उपस्थित हैं। तो उन्हीं सारे ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी है। तो इस तरह से बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जब सौरमंडल का निर्माण हुआ तो उसी समय हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। अनुमानतः पृथ्वी का विकास आज से 4 से 5 अरब वर्ष पहले हुआ, यानी आज के समय से लगभग 4 से 5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का उत्पत्ति हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी, बहुत ही गर्म था। धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई तब जाकर के उस पर जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। तो क्योंकि उस समय कोई भी इंसान उस धरती पे मौजूद नहीं था, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के अनुमान लगाए हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। उन कुछ सिद्धांतों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत है विशिष्ट सृष्टिवाद, स्पेशल क्रिएशन। इस सिद्धांत को मानने वाले जो फिलोसफर या वैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों की ये धारणा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किसी विशिष्ट पावर, किसी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा हुई है। जैसे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस पूरी पृथ्वी का निर्माण किया है और पूरी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि अल्लाह ने पूरी पृथ्वी को बनाया और अलग अलग जीवों की उत्पत्ति की, और मनुष्यों की जब बारी आई तो आदम और हवा 2 लोगों को उन्होंने बनाया, जिससे अलग अलग तरह के मनुष्यों का निर्माण होता चला गया। इसी प्रकार से ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि ईसा मसीह यानी गॉड ने इस पूरी पृथ्वी को बनाया है, और सारे जीव जंतु को बनाने के बाद अंत में उन्होंने एडम और ईव को भेजा, जिससे मनुष्य की प्रजाति का विकास हुआ।
और हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सारे जीव जंतु को बनाने के बाद अंत में श्रद्धा और मनु को धरती पर भेजा, जिसकी सभी संतानें हैं आज के समय में जो भी मनुष्य हैं। तो विशिष्ट सृष्टिवाद में ये माना जाता है कि कुछ स्पेशल सुपर नेचुरल पावर के द्वारा धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसी तरह से एक और सिद्धांत है यंत्रवाद या आकस्मिक अकार्बनिकवाद। इस सिद्धांत को मानने वाले लोगों ने ये माना हुआ है कि धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो अचानक से अकार्बनिक पदार्थों से हो गई है, तो इसीलिए इसको आकस्मिक अकार्बनिकवाद कहा जाता है। इसी तरह से एक और सिद्धांत है स्वतः जननवाद या अजीवात जीवोत्पत्ति। इस सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों की यह धारणा है कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वह स्वतः ही अजीवात यानी निर्जीव वस्तुओं से हुई है, यानी निर्जीव वस्तुओं से सजीवों का निर्माण स्वतः ही हो गया है। जैसे इसके पीछे उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि जैसे कूड़े करकट में से अपने आप मक्खियाँ और मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, गोबर से गुबरैले उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से मिस्र के लोग ये मानते थे कि समुद्र के या नदियों के पानी में जो कीचड़ होता है उस कीचड़ में से मछलियाँ मेढक अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी को अजीवात जीवोत्पत्ति यानी निर्जीव वस्तुओं से सजीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इस सिद्धांत को मानने वाले लोगों की धारणा रही है। इसी प्रकार से एक और सिद्धांत है जीवात जीवोत्पत्ति। इस सिद्धांत को अजीवात जीवोत्पत्ति को गलत सिद्ध करने के लिए दिया गया था। अजीवात जीवोत्पत्ति में ये कहा गया था कि निर्जीव वस्तुओं से सजीवों का निर्माण हुआ है, तो इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे सैन फ्रांसिस्को रेड्डी, लुइस पाश्चर। इन लोगों ने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया कि निर्जीवों से सजीवों का निर्माण नहीं हो सकता है। जब भी सजीवों का निर्माण होता है तो किसी न किसी जीव से ही होगा, यानी जीवों से ही जीवों का निर्माण हो सकता है। इसी सिद्धांत को जीवात जीवोत्पत्तिवाद कहा जाता है। इसी प्रकार से एक और सिद्धांत दिया गया जिसका नाम है ब्रह्मांडवाद। इस सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिक ये मानते हैं कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई ही नहीं, जीवन किसी और ग्रह पे था, सौर मंडल में या हमारे आकाशीय पिंडों में था, और वहाँ से किसी न किसी माध्यम से पृथ्वी पर जब जीवन पहुँचा तब जाकर के जीवन की उत्पत्ति यहाँ हुई और धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण होता चला गया। फिर आता है लास्ट में आधुनिकवाद या जैव रासायनिकवाद। इस सिद्धांत को एक रूसी वैज्ञानिक A.I. ओपैरिन ने दिया था और यही सिद्धांत आज की डेट में सबसे ज़्यादा मान्य है, एक्सेप्टेबल है। इस सिद्धांत को जानते हैं कि ये आधुनिकवाद या जैव रासायनिकवाद क्या है। इस सिद्धांत को जैसा कि अभी हमने बताया रूसी वैज्ञानिक A.I. ओपैरिन ने 1936 में दिया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ। उस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस किताब में उन्होंने अपने सिद्धांत को पब्लिश किया था और इस ओरिजिन ऑफ लाइफ किताब में जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में ये बताया था कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो 8 चरणों में हुई है, 8 स्टेप में वो हुई है, जिसमें से पहला स्टेप है पदार्थों की परमाणु अवस्था। यानी सबसे पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपस में कलेक्ट होकर के परमाणु की अवस्था में कन्वर्ट हुए। इसी तरह से दूसरा स्टेप आता है पदार्थों की अणु अवस्था। जब परमाणु बन गए तो वो परमाणु आपस में मिलकर के उन्होंने अणु का निर्माण कर लिया। तीसरे स्टेप में क्या होता है, इन अणुओं से फिर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। चौथे स्टेप में इन कार्बनिक यौगिकों से कोलाइड्स और कोइसरवेट्स नामक कुछ इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। फिर पांचवें स्टेप में स्व उत्प्रेरक तंत्र, जीन्स, विषाणु व प्रारंभिक जीवन की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से छठवें स्टेप में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, यानी ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जो प्रोकैरियोटिक होती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से सातवें स्टेप में स्वपोषण की उत्पत्ति और ऑक्सीजन की क्रांति होती है, यानी धरती पर ऐसे पौधे उत्पन्न हो गए जिन्होंने ऑक्सीजन क्रांति लाई और पूरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया। और अंतिम स्टेप में, आठवें स्टेप में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, यानी हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स का डेवलपमेंट होता चला गया। तो इस तरह से आधुनिकवाद में इन 8 अलग अलग स्टेप्स में ये माना जाता है कि इस तरह से पृथ्वी पर धीरे धीरे कार्बनिक या अकार्बनिक वस्तुओं से जीवन की उत्पत्ति हुई है और यही सिद्धांत आज की डेट में सबसे अधिक मान्य है। तो ये थी जीवन की उत्पत्ति के बारे में बातें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें हम लोग को कह रहा था कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन यानी आदि मानव के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसिन यानी ये आदि मानव का क्या था, इसका मुख्य गुण।
तो सबसे पहले सन 1924 में दक्षिणी अफ्रीका के ट्वांग नामक स्थान के पास एक बालक की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, यानी एक छोटा सा जीवाश्म मिला जो पता चला कि एक बालक की खोपड़ी थी, उसका जीवाश्म मिला। इसे रेमांड डॉट ने खोजा था और क्योंकि इसको ट्वांग नामक स्थान से प्राप्त किया गया था तो उसे ट्वांग बेबी कहा गया। ठीक है, इसके जब गुणों को देखा गया तो ये पाया गया कि इसकी कपाल गुहा का जो आयतन होता है वो लगभग 550 सीसी होता है। आज के जो आधुनिक मानव है उसके जो कपाल गुहा का जो आयतन होता है वो लगभग 1500 सीसी के बराबर होता है, 1450 से लेकर के 1500 सीसी के लगभग होता है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेसिन था इसकी कपाल गुहा का आयतन 550 सीसी था। यह 2 पैरों से चलता था और सर्वभक्षी था, यानी शाकाहारी मांसाहारी हर प्रकार का भोजन खाता था। यह 4 फीट लंबा, 35 केजी भारी और लगभग सीधा चलने वाला था, यानी सीधा होकर के चलता था। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेसिन था यह कपी जो मानव था ये आदि मानव के अंतर्गत रखा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कपी मानव आदि मानव के अंतर्गत रखा गया है तथा यह माना जाता है कि इन्हीं ऑस्ट्रेलोपिथेसिन से वंश होमो का विकास हुआ है, जिसमें आज का आधुनिक मानव होमो सैपियंस आता है। तो इस तरह से ये माना जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन से बाद में डेवलपमेंट होकर के विकास होकर के आज का होमो वंश बना और उस होमो वंश में आज का आधुनिक मानव होमो सैपियंस आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑस्ट्रेलोपिथेसिन नामक आदि मानव के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब जानते हैं संक्रामक रोगों के बारे में। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। तो संक्रामक रोग की परिभाषा होती है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। जैसे बहुत सारे संक्रामक रोग हैं, जैसे चेचक है, टाइफाइड है, हैजा है, टीबी है, मलेरिया है, प्लेग है। ये ऐसे कुछ संक्रामक रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इन संक्रामक रोगों का संचरण कैसे होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में ये कैसे पहुंचते हैं। तो इनका जो संचरण होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष संचरण और एक होता है अप्रत्यक्ष संचरण, यानी डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में इसका पहला तरीका है संपर्क द्वारा, यानी किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आ जाते हैं, उसके टच में आ जाते हैं, तो उससे वो संक्रामक रोग हमारे अंदर आ सकता है। दूसरा तरीका है सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा। यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के पास हम बैठे हैं तो उसके छींकने या खांसने से उसके शरीर में से जो द्रव की बूंदें निकलती हैं उससे बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा है वायु द्वारा। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है और वो अगर खांस रहा है या छींक रहा है तो उसके मुंह से या नाक से जो वायु निकलती है उससे भी बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर पहुंच सकते हैं। चौथा है मृदा के संपर्क द्वारा। अगर मिट्टी के साथ मिट्टी में हम खेल रहे हैं तो मिट्टी में भी कुछ संक्रामक या संक्रमित सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी के संपर्क में आने से हमारे अंदर पहुंच सकते हैं। पांचवा होता है किसी जंतु के काटने से। यदि कोई जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, सियार, बंदर अगर हमको काट देते हैं तो उनके अंदर भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इससे भी हमको कोई संक्रामक रोग हो सकता है। छठवां है माता द्वारा गर्भ को प्लेसेंटा द्वारा, यानी यदि किसी माँ के गर्भ में कोई बच्चा है तो माँ और गर्भ का जो कांटेक्ट होता है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है, उस प्लेसेंटा के थ्रू माँ के कुछ संक्रमित रोग या संक्रामक रोग बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और अगला है रक्तादान, यानी यदि हम किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाते हैं तो उस खून के माध्यम से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति में पहुँच सकते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी प्रत्यक्ष संचरण। अब आते हैं अप्रत्यक्ष संचरण के बारे में, यानी ये इनडायरेक्टली तरीके से, यानी संक्रमित व्यक्ति हमारे आसपास नहीं होता है लेकिन तब भी ये संक्रामक रोग हमारे अंदर पहुंच सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष संचरण में आता है। ये होता है वाहकों द्वारा, जैसे मक्खी है, मच्छर है, ये संक्रामक रोगों के जो रोगाणु होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे अंदर पहुंचा देते हैं। तो वाहक द्वारा भी पहुंच सकता है। इसके अलावा संदूषित भोजन या जल से पहुंच सकता है। तीसरा संदूषित कपड़ों, बर्तन, नल आदि के प्रयोग से हो सकता है। इसके अलावा धुआं, मिट्टी और वाहनों के धुएं से हो सकता है। और पांचवा है गंदे हाथों व उंगलियों से भी कोई संक्रामक रोग हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये तो बात हुई संक्रामक रोगों की। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे और जानते हैं डार्विनवाद क्या है। तो डार्विन जो थे एक बहुत बड़े फिलोसफर, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन, जिनका जन्म 1809 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1882 में हुई थी। इनको
अपनी ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक बार इनको विश्व भ्रमण का निमंत्रण मिला। तो इनको एक HMS बीगल जहाज़ मिला। इस HMS बीगल जहाज़ में बैठ करके ये विश्व भ्रमण पे निकले और लगभग 5 वर्षों तक ये पूरे विश्व में अलग अलग देशों में घूमते रहे। वहाँ पे पहुँचने के बाद अलग अलग देशों में जा कर के इन्होंने वहाँ पे उपस्थित जीव जंतुओं को बहुत ही गहराई से देखा, बहुत ही ज़्यादा गहराई से उनका अध्ययन किया और वापस लौट करके आने के बाद अपने उस 5 साल के अनुभव और बाकी के कुछ साइंटिस्टों की मदद से उनकी कुछ थियोरी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया जिसको डार्विनवाद कहा जाता है। इस डार्विनवाद की कुछ मुख्य सिद्धांत, कुछ मुख्य बातें ये थी कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, यानी इस धरती पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके अंदर अपने संतानों को उत्पन्न करने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए तो एस्कैरिस एक बार में करोड़ों अंडे दे देता है। ऐसे ही मक्खी, मच्छर बहुत सारे अंडे देते हैं जिससे उनकी संतानें बहुत तेज़ी से पैदा हो सकती हैं। हाथी का एग्जाम्पल लेके उन्होंने बताया कि हाथी का जो जीवन काल होता है वो बहुत, मतलब उनकी जो जनन क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। एक नर और मादा हाथी एक बार में, मतलब अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 हाथी ही पैदा कर सकते हैं बच्चे। तो ये माना गया है कि एक हाथी के जोड़े से 750 सालों में लाखों हाथी पैदा हो सकते हैं। तो इस तरह से जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। दूसरा है कि प्रत्येक जीव जाति की स्थिर और संतुलित आबादी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की जो अधिक क्षमता होती है उसके बावजूद भी प्रत्येक जीव की जो जातियाँ होती हैं वो स्थिर और संतुलित होती हैं। इसके पीछे का रीजन होता है जीवन संघर्ष, यानी सभी जीवों के जीवन में कुछ ना कुछ जीवन संघर्ष होता रहता है। ये जीवन संघर्ष 3 प्रकार का हो सकता है। एक होता है अंतरजातीय संघर्ष, एक होता है अंतरजातीय संघर्ष और एक होता है वातावरणीय संघर्ष। इन तीनों संघर्षों में उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। चौथा होता है विभिन्नताएं तथा उनकी आनुवंशिकता। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जीव जंतु इस धरती पर पाए जाते हैं सबके शरीर में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं और वो विभिन्नताएं आनुवंशिक भी होती हैं, यानी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी होती रहती हैं। 5वां है इनका योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन। इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि जीवन संघर्ष में जो जीव जीत जाता है, यानी जीवन संघर्षों में जीत जाता है, वो जीव योग्य माना जाता है और प्रकृति उसी जीव को चुनती है, यानी उसका प्राकृतिक चयन होता है और वही जीव फिर अपनी संतानों को पैदा कर पाता है। 6वां है परिवर्तनशील वातावरण, यानी जीव जिस भी वातावरण में रहते हैं वो वातावरण स्थिर नहीं है, वो हमेशा परिवर्तनशील होता रहता है। और एक और उन्होंने बात बताई नई जातियों की उत्पत्ति, यानी जीवन संघर्ष में जीतने के बाद योग्यतम की उत्तरजीविता जो हो जाता है, यानी प्राकृतिक चयन जिसका होता है, वही जीव अपनी अगली पीढ़ी को उत्पन्न करता रहता है और बाद में चल करके उनसे नई नई जातियों की उत्पत्ति होती चली जाती है। तो ये है डार्विनवाद का सिद्धांत। उम्मीद है आपको डार्विनवाद अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। तो इस क्वेश्चन में आपको मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको मनुष्य के नर जनन तंत्र का एक फिगर ड्रॉ कर देना है, जो आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। ये मनुष्य का नर जनन तंत्र। उसके बाद से फिगर बनाने के बाद आपको इनके कुछ मुख्य भागों को एक्सप्लेन करके लिख देना है। जैसे इसमें सबसे पहले आपको वृषण यानी टेस्टिस के बारे में बताना है। मनुष्य के नर जनन तंत्र का वृषण जो है सबसे मुख्य अंग होता है, जो उदर गुहा के बाहर उसकी दोनों टांगों के बीच लटका होता है। ये उदर गुहा जो होते हैं, उदर गुहा के बाहर ये जो वृषण होते हैं, ये एक बहुत ही मुख्य इसके प्राथमिक जनन अंग होते हैं। इसी वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और नर के जो लैंगिक हार्मोन्स होते हैं उनका भी श्रावण इन्हीं वृषण के द्वारा होता है। इसके बाद वृषण के बाद आप अधिवृषण के बारे में बताएंगे। अधिवृषण का मतलब होता है कि वृषण से जब शुक्राणु निकलते हैं तो एक कॉमा के आकार की एक छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है। इस कॉमा के आकार की पतली सी छोटी सी ट्यूब को ही अधिवृषण कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा अति कुंडलित नलिकाएं होती हैं। इसके बाद से फिर आता है वास डिफरेंस, जिसको शुक्र वाहिनी नलिका कहा जाता है। शुक्र वाहिनी नलिका, ये जो ट्यूब होती है
ये शुक्राणुओं को वृषण से और शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना। ये जो शुक्रवाहिका नलिका होती है ये मूत्रवाहिनी नलिका के पीछे से जा कर के और सामने की तरफ आई होती है। चौथा जो पार्ट होता है इसमें 3 अलग अलग प्रकार के इसमें जनन ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें से एक होता है शुक्राशय, ये एक जोड़ा होता है लेफ्ट और राइट साइड में। इसके नीचे इसमें फिर एक जोड़ा, इसमें 2 प्रोस्टेट ग्रंथियाँ होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, और इन प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे 2 छोटी छोटी और ट्यूब होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कहा जाता है या काउपर ग्रंथि भी कहा जाता है इसको, ये हैं। उसके बाद से ये जो शुक्रवाहिनी नलिका होती है ये मूत्रवाहिनी नलिका से जाकर के यहाँ पर मिल जाती है, जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। इसमें इस फिगर में नहीं दिखाया गया है, इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। इसी में आकर के मूत्रवाहिनी और शुक्रवाहिनी दोनों जाकर के मिल जाती हैं। उसके बाद से इसमें 7वां होता है ये मूत्रवाहिनी, जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं, मूत्र मार्ग। ये मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी ये एक कॉमन रास्ता होता है जिससे हो करके मूत्र और शुक्राणु दोनों के दोनों निकलते हैं। और लास्ट में इसके मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग, जिससे ये लास्ट ओपनिंग होती है, जिससे हो करके शुक्राणु और मूत्र दोनों बाहर निकलते हैं। और ये जो मूत्रवाहिनी होती है एक लंबे बेलनाकार पेनिस, जिसको शिश्न कहा जाता है, से हो करके गुजरती हैं। ये शिश्न जो है नर का मैथुन अंग होता है। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन कर देना है, तो ये हो जाएगा नर जनन तंत्र का वर्णन। इसी क्वेश्चन में आपको फिर आगे भी कह रहा है कि शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाना है। तो चलिए अब जानते हैं कि शुक्राणु निर्माण की क्रिया, ये फिगर जो है ये शुक्र जनन की प्रक्रिया है, यानी शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया 3 स्टेप में चलती है, जिसमें से सबसे पहला स्टेप होता है गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेटिव फेज। गुणन प्रावस्था में क्या होता है, ये इसका पहला स्टेप है। इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं ये माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन से बार बार अपनी संख्या को दुगनी करती रहती हैं, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन से स्पर्मेटोगोनिया बार बार एक कोशिका से 2 कोशिकाएं, फिर 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं, यानी बार बार अपने नंबरों को इंक्रीज करती रहती हैं। तो इसीलिए इसको गुणन प्रावस्था कहा जाता है। तो इस तरह से गुणन प्रावस्था में ढेर सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। उसके बाद से आता है दूसरी अवस्था, जिसको ग्रोथ फेज कहा जाता है, यानी वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसका कोशिका द्रव्य जो होता है बड़ा हो जाता है, इसका केंद्रक भी बड़ा हो जाता है और इसके गुणसूत्र जो हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो इस स्पर्मेटोगोनिया का डेवलपमेंट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हो जाता है और इस प्रावस्था को ही वृद्धि प्रावस्था कहा जाता है। इस वृद्धि प्रावस्था के बाद इसका 3rd स्टेप आता है मैच्योरेशन फेज, यानी परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था, तो ये जो परिपक्वन प्रावस्था है इसमें क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये 2n होता है, यानी इसमें गुणसूत्र जो है जोड़े में होते हैं। लेकिन इसमें मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का विभाजन होता है, जिससे इसके गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाती है, आधी आधी हो जाती है, यानी 2n से n हो जाते हैं गुणसूत्र, यानी आधे हो जाते हैं। उसके बाद से फिर इसमें मियोसिस सेकंड होता है, जिससे फिर 2 छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं और इनको कहा जाता है स्पर्मेटेड। इसको ही परिपक्वन प्रावस्था कहा जाता है। फिर लास्ट में एक स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के थ्रू ये जो स्पर्मेटेड हैं, ये स्पर्मेटेड जो हैं, जो गोलाकार होते हैं, ये लंबे लंबे स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से लास्ट में स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया से लास्ट में स्पर्म बनने की प्रोसेस को या प्रक्रिया को ही शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है।
तो इस फिगर के द्वारा आप इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 का अथवा क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर लिखना है, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्लाज्मिड डीएनए जो होता है ये बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जो गोलाकार होता है, और इसी बैक्टीरिया के अंदर ये इसका न्यूक्लियोइड होता है जिसमें इसके बाकी के गुणसूत्र होते हैं। तो ये इसका गुणसूत्रीय डीएनए है और ये इसका प्लाज्मिड डीएनए है। प्लाज्मिड डीएनए और ये है इसका गुणसूत्रीय डीएनए। गुणसूत्रीय डीएनए। तो इन्हीं दोनों में अंतर जानने के लिए कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों में क्या अंतर होता है ये बताइए। तो एक तरफ है प्लाज्मिड डीएनए और एक तरफ गुणसूत्रीय डीएनए में हम लोग अंतर करते हैं। तो जैसा कि उस चित्र में देख पा रहे होंगे कि प्लाज्मिड जो होते हैं वो छोटे और गोलाकार डीएनए अणु होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए छोटे और गोलाकार डीएनए अणु होते हैं, लेकिन जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं ये बड़े होते हैं ये। इसी तरह से एक दूसरा अंतर होता है कि प्लाज्मिड डीएनए पर 3 से 4 जीन ही होते हैं, यानी ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इस पर केवल 3 से 4 ही जीन उपस्थित होते हैं, लेकिन जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं उसमें अनेकों जीन उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं उसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधकता जीन होते हैं, यानी इस पर कुछ ऐसे जीन उपस्थित होते हैं जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करते हैं, यानी एंटीबायोटिक का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इन गुणसूत्रीय डीएनए पर प्रतिजैविक प्रतिरोधकता वाले जीन नहीं होते हैं। एक और अंतर होता है कि प्लाज्मिड डीएनए को वेक्टर की तरह प्रयोग किया जाता है, यानी इन प्लाज्मिड्स का बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर की तरह से प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं इनका वेक्टर की तरह से प्रयोग नहीं किया जाता। एक और अंतर होता है कि प्लाज्मिड जो होते हैं ये केवल बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं, ये प्लाज्मिड केवल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, परंतु ये जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। चलिए उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में हमको अंतर बताने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में क्या अंतर होता है। तो एक्सोन्यूक्लियस को जानते हैं कि ये जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये डीएनए खंडों को सिरों से काटता है। जैसे ये अगर हमारा डीएनए है, ठीक है, तो इस डीएनए को यहाँ से सिरों से काटने के लिए, यानी साइड से काटने के लिए जिस एंजाइम्स का हम यूज़ करते हैं उन एंजाइम को एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। लेकिन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो डीएनए के खंडों को, जैसे मान लेते हैं ये डीएनए खंड है, इसको बीच में से काट देगा। तो अगर बीच में से काटना होता है तो हमको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं, और यदि हमको सिरों से काटना होता है तो हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है अपनी क्रिया के लिए इन्हें मुक्त 3 या 5 सिरे की ज़रूरत होती है, यानी इधर से जो 3 वाला मुक्त सिरा होता है या 5 वाला मुक्त सिरा होता है इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अपनी क्रिया के लिए मुक्त 3 या 5 सिरे की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बीच में से काटता है, मुक्त सिरा इधर होते हैं, इसीलिए इनको मुक्त सिरे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं वो अविशिष्ट होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी किसी भी डीएनए खंडों को इससे हम काट सकते हैं किनारों से। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, सामान्यतः अनुक्रम इनका विशिष्ट होता है, यानी स्पेसिफिक डीएनए खंडों को ही इन एंजाइम से काटा जा सकता है। उसी तरह से एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं यह अपनी जल अपघटनीय अभिक्रिया के बाद एकल न्यूक्लियोटाइडों को मुक्त करते हैं, यानी ये जब इसको काट देते हैं तो यहाँ पे एकल न्यूक्लियोटाइड ही बनते हैं। लेकिन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये अपनी जल अपघटनीय अभिक्रियाओं के बाद ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को मुक्त करते हैं, यानी जनरली ये जोड़े में डीएनए खंडों को काट करके अलग कर देते हैं, यानी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को ये मुक्त करते हैं। तो इस तरह से एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में ये अंतर हो गया। चलिए अब जानते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखांकित चित्र की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। तो चलिए जानते हैं पहले कि लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं। तो प्रायः लिंग गुणसूत्र पर जो लक्षणों के जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है। यह जीन्स ही जंतु में लैंगिक द्विरूपता के लिए जिम्मेदार होते हैं, परंतु लिंग गुणसूत्र पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों
वाले अर्थात दैहिक लक्षण वाले भी होते हैं। यह लिंग संलग्न जीन्स कहलाते हैं जो लिंग संलग्न लक्षण उत्पन्न करते हैं। यानी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XX या XY, ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। ये लैंगिक द्विरूपता यानी नर और मादा, ये मादा का होता है, ये नर का, यानी लैंगिक द्विरूपता को तो प्रकट करते ही करते हैं, इसके साथ साथ ये कुछ दैहिक लक्षणों को भी प्रकट करने का काम करने लगते हैं। तो इन्हीं जीन्स को या इन्हीं गुणसूत्रों को लिंग संलग्न जीन्स कहा जाता है और इनके लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण, यानी इन पे जो ऐसे लक्षण होते हैं जो लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त बाकी के लक्षणों को भी प्रकट करते हैं, तो उन लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है। मनुष्य में लगभग 120 इस प्रकार के लक्षणों की वंशागति पाई जाती है। लिंग संलग्न लक्षण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं X संलग्न लक्षण, यानी ऐसे लक्षण जो केवल X गुणसूत्र पर ही होते हैं। ऐसे लक्षण जो केवल X इस मादा के इस X पे या मादा के इस X पे या नर के इस X पे उपस्थित होते हैं, तो उनको कहते हैं X संलग्न लक्षण, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, रतौंधी। एक होते हैं Y संलग्न लक्षण, ये ऐसे लक्षण होते हैं जो केवल इस Y गुणसूत्र पे उपस्थित होते हैं, जैसे कर्ण पल्लवों की हाइपरट्राइकोसिस, यानी कर्ण पल्लवों पर जो बाल होते हैं छोटे छोटे, ये Y गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होते हैं। एक और होता है X, ये लिंग संलग्न लक्षण, जिसको XY संलग्न लक्षण कहा जाता है, और ये ऐसे लक्षण होते हैं जो X और Y दोनों पे पाए जाते हैं, जैसे माता व पिता दोनों के लक्षणों का जाना, यानी बच्चे में माता और पिता दोनों के लक्षणों का एक साथ चला जाना, ये प्रकट करता है कि वो लक्षण X और Y दोनों गुणसूत्रों पर उपस्थित था। तो लिंग संलग्न लक्षण 3 प्रकार के होते हैं, X संलग्न, Y संलग्न और XY संलग्न। इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन करना है। तो चलिए हम एक लिंग संलग्न वंशागति, जिसको वर्णांधता कहा जाता है, के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वर्णांधता जो है एक ऐसा आनुवंशिक रोग होता है जिसमें रोगी को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती, उनको लाल और हरा रंग नहीं दिखाई देता है, तो इस रोग को वर्णांधता कहा जाता है। ये एक ऐसा लिंग संलग्न लक्षण होता है जिसके जीन्स X गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि कोई फीमेल है XX, इसके अगर एक पे इसका जीन उपस्थित है तो ये जो होगी वाहक स्त्री होगी, वाहक स्त्री। यदि इसके दोनों पे है सी तो ये वर्णांध स्त्री कहलाएगी, वर्णांध स्त्री। इसी तरह से यदि कोई पुरुष है X और Y, इसके क्योंकि ये जो वर्णांधता का जो जीन्स होता है केवल X पे ही उपस्थित होता है, तो इसको केवल X पे ही होगा, तो ये जो होगा पुरुष, ये वर्णांध पुरुष होगा, वर्णांध पुरुष। और इसी तरह से अगर XX है तो ये नॉर्मल होगी महिला, नॉर्मल स्त्री होगी। और यदि XY है तो ये जो होगा नॉर्मल या सामान्य पुरुष होगा, सामान्य पुरुष। तो इसकी वंशागति को हमको एक्सप्लेन करना है, तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हम मान लेते हैं कि एक वाहक स्त्री, या चलिए एक नॉर्मल स्त्री ले लेते हैं, एक सामान्य स्त्री का विवाह, एक सामान्य स्त्री का विवाह यदि एक वर्णांध पुरुष से हो जाए, एक वर्णांध पुरुष से हो जाए, तो इसकी संतानों में ये लक्षण किस प्रकार से वंशागत करेंगे, इसकी वंशागति को हम लोग जान लेते हैं। तो सामान्य स्त्री का मतलब इसके अंदर X और X दोनों सामान्य होंगे, लेकिन जो वर्णांध पुरुष है उसमें X और Y पे X पे इसका जीन्स उपस्थित होगा वर्णांध का, तो ये जनक हो जाते हैं, ये जनक हो गए। अब इनका हमको युग्मक यहाँ पे दिखाना है, तो युग्मक के लिए X और X, इसका एक युग्मक X पे C और एक Y नॉर्मल है ये। ठीक है, अब इसकी हमको F1 पीढ़ी दिखानी है, तो जब F1 पीढ़ी दिखाएंगे तो ये X, ये X, ये बनेगा, ये X, ये Y, XY, X, X, फिर XY। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें ये जो होगी ये वाहक स्त्री होगी, यानी इसके अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस का रोग तो नहीं होगा,
लेकिन ये अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करेगी। इसी तरह से ये भी वाहक स्त्री है, ये भी अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करेगी, लेकिन ये जो होगा सामान्य पुरुष होगा, सामान्य लड़का होगा, सामान्य पुरुष, और ये भी सामान्य पुरुष होगा। तो इस तरह से वर्णांधता की वंशागति अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं एक और अगले किसी दो का पूछा गया था। तो वर्णांधता को जान लिया, अब हम लोग हीमोफीलिया को समझते हैं। ठीक वर्णांधता की तरह से ही इसके भी जीन होते हैं, ये भी एक्स गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, ये एक ऐसा आनुवंशिक रोग होता है जिसमें यदि व्यक्ति का कहीं से कट जाए तो उसका रक्त जो है लगातार बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इस रोग को हीमोफीलिया कहा जाता है। इसमें भी अगर सामान्य स्त्री है, सामान्य स्त्री, तो XX होगा, वाहक स्त्री होगी तो इसके भी एक पे केवल हीमोफीलिया का जीन होगा। और यदि हीमोफिलिक अगर स्त्री होगी तो इसके दोनों एक्स पर इसका जीन उपस्थित होगा। इसी प्रकार से यदि सामान्य पुरुष होगा, सामान्य पुरुष, तो इसमें एक्स और वाई दोनों नॉर्मल होंगे। यदि हीमोफिलिक, क्योंकि पुरुष वाहक नहीं होता है, हीमोफिलिक अगर पुरुष होगा तो इसके केवल एक्स पे ही ये जीन उपस्थित होगा। तो इसकी हम वंशागति एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि एक हीमोफिलिक स्त्री है, हीमोफिलिक स्त्री, इस हीमोफिलिक स्त्री का विवाह यदि हम हीमोफिलिक पुरुष से कर देते हैं, हीमोफिलिक पुरुष से कर देते हैं, तो देखते हैं कि इनकी संतानें कैसी होंगी। हीमोफिलिक स्त्री, इसके दोनों एक्स पे एच होंगे और हीमोफिलिक पुरुष के केवल एक्स पे एच होगा। तो इनकी संतानें देखते हैं कैसे होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं इसकी सारी की सारी संतानें, यानी ये जो दो लड़कियाँ हो रही हैं ये भी हीमोफिलिक होंगी और ये जो दो लड़के हो रहे हैं ये भी हीमोफिलिक होंगे। यानी यदि एक हीमोफिलिक पुरुष और एक हीमोफिलिक स्त्री का विवाह होता है तो उसकी सारी की सारी संतानें हीमोफिलिक होंगी। तो इस तरह से हीमोफीलिया की वंशागति अगली पीढ़ी में होती रहती है। चलिए बातें अगले क्वेश्चन पे। समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करना है। तो समष्टि की पहले परिभाषा जानते हैं। समष्टि जो है ये पॉपुलेशन शब्द की उत्पत्ति, यानी समष्टि को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन, तो इस पॉपुलेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द पॉपुलस से हुई है। इस शब्द का अर्थ होता है लोगों के एक समूह से है। इस शब्द का अर्थ, यानी पॉपुलस शब्द का अर्थ होता है लोगों का एक समूह जो कि एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है। अर्थात किसी नियत समय काल पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समान प्रकार, यानी एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या उस जीव की समष्टि कहलाती है। यानी एक भौगोलिक वातावरण में निवास करने वाले समान प्रकार के जीवों की संख्या को उस जीव की समष्टि या जीव की आबादी कहा जाता है। फिर इस क्वेश्चन में इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब किसी भी पारितंत्र में एक से अधिक प्रकार की समष्टियाँ पाई जाती हैं तो उनके बीच आपस में इंटरेक्शन यानी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं जो दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहली पारस्परिक क्रिया होती है धनात्मक अंतःक्रिया और दूसरी होती है ऋणात्मक अंतःक्रिया। तो चलिए पहले जानते हैं धनात्मक अंतःक्रिया क्या होती है। धनात्मक अंतःक्रिया एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें यदि दो जीव एक साथ रहते हैं तो उसमें से या तो दोनों को फायदा होता है या दोनों में से किसी एक को फायदा होता है, लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता है। तो इस प्रकार की अंतःक्रिया को धनात्मक अंतःक्रिया कहा जाता है। ऋणात्मक अंतःक्रिया का मतलब होता है कि जब दो जीव एक साथ रहते हैं तो उसमें से किसी न किसी एक जीव को
या दोनों जीव को अगर हानि हो रही हो तो इस प्रकार की अंतःक्रिया को ऋणात्मक अंतःक्रिया कहा जाता है। तो धनात्मक अंतःक्रिया जो होती है वो निम्न प्रकार की हो सकती है, जैसे सहभोजिता। सहभोजिता का मतलब होता है कि इसमें जब दो जीव एक साथ रहते हैं तो उसमें एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को न तो लाभ और न ही हानि होती है। तो इस प्रकार के अंतःक्रिया को सहभोजिता कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल चूसक मछली या पायलट मछली। चूसक मछली जो होती है ये शार्क के बॉडी पे चिपकी रहती हैं और शार्क जो भोजन करती है तो उसी भोजन से ये भी भोजन ग्रहण करती रहती हैं। इससे चूसक मछली को तो फायदा होता है, लेकिन इससे शार्क को न फायदा होता है न नुकसान होता है। इसको सहभोजिता कहते हैं। इसी प्रकार से एक और होता है सहोपकारिता। इसमें जब दो जीव एक साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे लाइकेन। लाइकेन में कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं। कवक शैवाल को फायदा करता है, शैवाल कवक को फायदा करता है। ऐसे कवक मूल। कवक मूल में क्या होता है, जो बड़े बड़े चीड़ के पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में कुछ कवक पाए जाते हैं, जिससे उस पेड़ को भी फायदा होता है कवकों से और कवक को भी पेड़ से फायदा होता है। इसी तरह से सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम, ये मटर कुल के पौधों में, दाल कुल के पौधों में पाया जाता है, उनकी जड़ों में पाया जाता है। तो उस पौधे को भी इससे फायदा होता है और इन जीवाणुओं को भी पौधे से फायदा होता है। एक और होता है आद्य सहकारिता। इसमें भी दोनों जीवों को एक साथ जो रहते हैं उनको फायदा होता है, परंतु ये एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं। यानी जब तक एक साथ रहेंगे एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं। जैसे क्रैब, वह उसके खोल पर उगा सी एनिमोन। एक सी एनिमोन होता है जो सिलेंट्रेटा संघ में आता है, ठीक है ना। इस सी एनिमोन जो होता है क्रैब, इसके अंदर क्रैब रहता है और दोनों एक दूसरे को फायदा करते रहते हैं, लेकिन जब ये अलग होते हैं तो एक दूसरे के साथ भी एक दूसरे के साथ रहे हुए भी अपने जीवन को आसानी से गुजार सकते हैं। जिसको आद्य सहकारिता कहा जाता है। अब आते हैं ऋणात्मक अंतःक्रिया में। जैसा कि हमने इसमें बताया कि इसमें दो जीव जब एक साथ रहते हैं तो किसी न किसी एक जीव को इसमें जरूर हानि होती है, तो इसको कहते हैं ऋणात्मक अंतःक्रिया। जैसे एक होता है स्पर्धा। स्पर्धा में जब दो जीव एक साथ रहते हैं तो दोनों जीवों को इससे हानि ही होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक खेत में दो अगर पेड़ उगे हुए हैं तो उन दोनों पेड़ों में आपस में स्पर्धा होती है, प्रकाश के लिए या भोजन के लिए या पानी के लिए। इससे दोनों को नुकसान होता है। एक होती है परजीविता। इसमें दो जीव जब एक साथ रहते हैं तो एक जीव को फायदा लेकिन एक जीव को नुकसान होता है। जैसे मान लेते हैं मनुष्य के ऊपर उसका एक परजीवी मच्छर आता है, तो मच्छर उससे अपना खून लेकर के अपना भोजन लेकर चला जाता है। तो मच्छर को तो फायदा हो गया, लेकिन इससे उस मनुष्य को हानि हो गई। इसको परजीविता कहते हैं। एक और होता है परभक्षण। इसमें एक जंतु को फायदा होता है, एक जंतु को नुकसान होता है। जैसे मान लेते हैं कि शेर ने हिरण को खा लिया, तो इससे शेर को तो फायदा हुआ लेकिन हिरण का नुकसान हो गया। इसको परभक्षण कहा जाता है। एक होती है प्रतिजीविता। इसमें एक को नुकसान और एक को कुछ नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। जैसे इसमें एक जाति के जीव कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो दूसरे के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कवक व बैक्टीरिया से बना एंटीबायोटिक, यानी कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ हानिकारक केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं और वो उसके आसपास आने वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो इससे उस कवक को तो कुछ नहीं होता है, उसका तो न फायदा हुआ न नुकसान हुआ, लेकिन कवक का नुकसान हो गया। तो इसे कहा जाता है प्रतिजीविता। तो ये हो गई समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं। चलिए, उम्मीद है आपको ये पारस्परिक क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए और अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हमको मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या करनी है। मेंडल का प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब हम एक जोड़ी या दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को आपस में हम संकलित कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हम मान लेते हैं कि हम लंबे पौधे, मटर के लंबे पौधे का संकरण हम बौने पौधे से करा देते हैं, जिसमें लंबा पौधा जो होता है ये प्रभावी होता है और बौना पौधा जो होता है ये अप्रभावी होता है। तो इनका जब हम संकरण कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी में ये जनक पौधे हो गए, इनका युग्मक दिखाया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि इनके युग्मक ऐसे ही अलग हो जाते हैं, लेकिन जब ये F1 पीढ़ी बनाते हैं
जब हम प्रथम पीढ़ी को देखते हैं तो ये पाते हैं कि सभी के सभी पौधे जो होते हैं सभी लंबे पौधे होते हैं, सभी लंबे पौधे। इसका मतलब ये हुआ कि लंबा जो गुण है ये प्रभावी है और ये प्रथम पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसके बाद इसमें आगे कह रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए अपूर्ण प्रभाविता को भी जान लेते हैं। अपूर्ण प्रभाविता को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। इसकी खोज कार्ल कॉरेंस ने सन 1903 में की थी। ये मेंडल के प्रभाविता नियम का एक कमी है, ठीक है ना, जिसको कार्ल कॉरेंस ने खोजा था। इन्होंने ये देखा था कि एक मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा या इसको गुलाबांस बोलते हैं, गुलाबांस पौधे पर इसको देखा था इन्होंने ये देखा कि गुलाबांस या मिराबिलिस जलापा का जो लाल फूल होता है, लाल पुष्प, ये प्रभावी होता है और उसका जो सफ़ेद पुष्प होता है ये अप्रभावी होता है, ठीक है। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण यानी लाल फूल होने चाहिए थे, लेकिन कार्ल कॉरेंस ने यह देखा कि लाल पुष्प न दिखाई दे करके एक पिंक कलर यानी गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे जनरेट हुए। लेकिन जब उन्होंने इसको F2 पीढ़ी में देखा, F2 पीढ़ी में देखा तो उन्होंने ये देखा कि इसमें 1:2:1 का अनुपात दिखाई दिया, जिसमें एक लाल पुष्प दिखाई दिया, लाल पुष्प वाला पौधा, दो जो पौधे थे ये गुलाबी रंग वाले थे और एक पौधा जो था इसमें वो सफ़ेद पुष्प का था। तो इस तरह से मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था वो इस पौधे में नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देने चाहिए थे जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। चलिए, उम्मीद है आपको अपूर्ण प्रभाविता समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके अंतिम क्वेश्चन पे। इसके अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आवृत बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, तो इसको पहले हम समझते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया आवृत बीजी पौधों में कैसे होती है। चलिए, तो आवृत बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया जानने के लिए हमको एक पुष्प की संरचना को पहले बनाना पड़ेगा। चलिए, ये है पुष्प की संरचना। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि पौधों में निषेचन कैसे होता है। तो पौधों में जो निषेचन होता है आवृत बीजी पौधों में, उसको द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विनिषेचन कैसे होता है इसमें, डबल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले परागण की प्रक्रिया के दौरान यहाँ से परागकण जो होते हैं वो इसके पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। ये पुष्प का वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा, और ये है परागकण, परागकण, ये है वर्तिका, ये है अंडाशय, ये है पुंकेसर और ये है बीजांड, ये है दल पुंज या दल कह दीजिए, ये है बाह्य दल। तो
अब इसमें हम क्या देखते हैं, परागण की प्रक्रिया में ये जो परागकण होते हैं ये पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये जो परागकण होते हैं ये वातावरण से नमी अवशोषित करके और अंकुरित हो जाते हैं, और अंकुरण के दौरान इसमें से पराग नली निकलने लगती है, पराग नली बनने लगती है। अब ये पराग नली जो होती है ये इसके बीजांड की तरफ आकर्षित होकर के बढ़ने लगती है, और फिर बढ़ते बढ़ते ये इसके बीजांड द्वार से होते हुए इसके भ्रूणकोश, ये बीच में ये जो संरचना दिख रही है ये इसका भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश तक पहुंच जाते हैं। ये इसकी पराग नली है, पराग नली। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि पराग नली से होते हुए इसकी जो दोनों नरयुग्मक होते हैं वो उस पराग नली से होते हुए इस बीजांड द्वार के पास पहुंच जाते हैं। अब इसमें से जो पहला वाला नरयुग्मक होता है वो इस अंडे के साथ, ये इसका अंडा है, अंड कोशिका है, अंड कोशिका। तो इसका जो पहला नरयुग्मक होता है वो इस अंड कोशिका के साथ मिल जाता है, और इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। उसके बाद इसके पीछे पीछे जो दूसरा नरयुग्मक आ रहा होता है वो इसके बगल से होते हुए ये बीच में जो आपको ध्रुवी केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। तो इसका जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो इन ध्रुवी केंद्रकों के साथ मिल जाता है, जिससे 3 कोशिकाएं आपस में मिल रही होती हैं। तो इसीलिए इसको त्रिसंलयन कहा जाता है, त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। और क्योंकि यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया अब दूसरी बार हो रही है तो इसीलिए इसको द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इस तरह से पौधों में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। चलिए, अब इसके बाद कह रहा है कि निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए, यानी इस निषेचन की प्रक्रिया के बाद इस पौधे में, इस पुष्प में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चेंजेज होते हैं, उनको जानते हैं। चलिए, अब निषेचन के बाद ये पुष्प के सारे भाग किस किस भागों में कन्वर्ट होते हैं ये जानते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि इसके चारों ओर यहाँ पे अंडाशय था, वर्तिकाग्र था, यहाँ पे ये परागकण थे, परागकोश थे, पुंकेसर, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हम लोग को जानने हैं। तो इसका जो फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल, ये नीचे यहाँ पे जो फ्यूनिकल होता है, ठीक है, ये वृंत बन जाता है। निषेचन के बाद इसका जो फ्यूनिकल होता है ये वृंत बन जाता है। इसका जो वृंतक होता है, हाइलम, देखिए ये हाइलम है, यहाँ पे ये जो हाइलम वाला पार्ट है, ये हाइलम जो होता है ये वृंतक ही रहता है, यानी निषेचन के बाद भी ये वृंतक ही रह जाता है, हाइलम ही रह जाता है। उसके बाद से जो बीजांडकाय होता है, ये इसका बीजांडकाय है, ये चैलाजा जो लिखा है ये इसका बीजांडकाय है, नहीं ये न्यूसेलस, ये जो न्यूसेलस है ये इसका बीजांडकाय है। तो इसका जो बीजांडकाय होता है भ्रूणपोष व भ्रूण के द्वारा अवशोषित होकर समाप्त हो जाता है, कभी कभी पतली परत के रूप में शेष रहकर ये पेरिस्पर्म बनता है। ये जो बीजांडकाय है कभी कभी पेरिस्पर्म बनता है। बाह्य अध्यावरण, यानी ये जो बाहर के जो अध्यावरण है, ये बाहर के जो अध्यावरण है ये बीज का बाह्य कवच बनाते हैं, और जो अंतः अध्यावरण होता है, यानी अंदर का जो अध्यावरण होता है ये बीज का अंतः कवच बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो बीजांड द्वार होता है, ये बीजांड द्वार है, ये माइक्रोपाइल। तो ये जो बीजांड द्वार होता है कोई विशेष परिवर्तन इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये जो माइक्रोपाइल है इसमें, ये माइक्रोपाइल, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद से जो भ्रूण कोश होता है, ये इसमें जो गोलाकार आकृति दिख रही है ये इसका भ्रूण कोश है। तो भ्रूण कोश जो होता है ये भ्रूणपोष में बदल जाता है। जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये इसकी सहायक कोशिकाएं हैं, ये अंडा है, और इसके नीचे जो 2 छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही हैं ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो ये सहायक कोशिकाएं जो होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं निषेचन के बाद।
अंडकोशिका जो होती है, अभी जैसा हमने आपको बताया कि ये जो इसका अंडकोशिका है, इसके साथ इसका निषेचन हो जाता है पहले वाले नर युग्मक के साथ, तो ये अंडकोशिका जो है बाद में भ्रूण बना लेती है और इसी भ्रूण से नए पौधे का विकास होता है। उसके बाद से जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, इधर वाली जो तीनों कोशिकाएं होती हैं, इनको प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ये नष्ट हो जाती हैं बाद में निषेचन के बाद। द्वितीयक जो केंद्रक होता है, ये जो द्वितीयक केंद्रक है, ये निषेचन के बाद भ्रूणपोष का केंद्रक बनाता है। जो भ्रूणपोष बनता है उसका केंद्रक बनाता है। और जो संपूर्ण बीजांड होता है, ये जो पूरा जो बीजांड है, ये बीज बन जाता है। तो इस तरह से निषेचन के बाद इस पुष्प के सारे भाग अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको निषेचन पश्च संरचनाओं को जानने में मदद मिली होगी कि निषेचन के बाद पौधों के किस भाग से क्या बनता है। यही निषेचन पश्च घटनाएं हैं। यही पूरा बीजांड जो है ये बाद में बीज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो ये अंडकोशिका होती है ये भ्रूण बन जाती है और ये जो है आपका द्वितीय केंद्रक ये भ्रूणपोष का केंद्रक बन जाता है। और बाद में ये जो यहाँ पे द्वितीय केंद्रक और जो दूसरा नर युग्मक मिल रहे थे, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ये भ्रूणपोष में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरा बीजांड बीज बन जाता है। तो इस तरह से निषेचन पश्च घटनाएं समाप्त हो जाती हैं और इस तरह से हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को भी समाप्त कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये मॉडल पेपर ज़रूर समझ में आया होगा। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।